कार्नो इंजन। तो पहले सबसे पहले समझते हैं कि इंजन क्या होता है। तो जो इंजन होता है वो ऊष्मा को किस में बदलता है, कार्य में बदलता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंजन कहते हैं। जैसे हमारा शरीर भी एक तरह का इंजन ही है। जो हम खाते पीते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा, ये कार्यकारी पदार्थ कहलाते हैं। माने उस इंजन को चलाने की जो ज़रूरत होती है वो कार्यकारी क्या कहलाया, पदार्थ। हमारे शरीर में वो पदार्थ जाता है, फिर जलता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जलता है। तो जब जलता है तो ऑक्सीजन वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा और साथ में क्या निकालेगा, जल। ठीक है, तो उससे ऊष्मा निकलती है। हमारे अंदर भी दहन होता है, आग लगी होती है, पर वो दहन ऐसा होता है कि आँच आँच नहीं आती, वो कहना चाहिए लौ नहीं आती है, थोड़ी थोड़ी उसमें ऊष्मा भर आती है, इसलिए हमारा शरीर क्या होता है, गर्म होता है। तो हमारा शरीर भी एक तरह का कौन सा इंजन है, ऊष्मा इंजन है। हम ऊष्मा से ही कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और कोई भी मोटरसाइकिल हो, ट्रक हो, गाड़ी हो, तो इसमें जो पेट्रोल डीजल हम भरते हैं ये कार्यकारी पदार्थ कहला गया। जब ये जलता है तो ऊष्मा निकालता है, और जब ऊष्मा निकालता है तो इंजन क्या होता है, चलता है, उस ऊष्मा के सहारे चलता है। ठीक है, और जो चीज़ खाली बचता है तो साइलेंसर लगा होता है ना पीछे, पीछे से क्या निकालता है, धुआं निकालता है। उसी तरह से हमारे अंदर भी साइलेंसर है। ये नाक है ना, हमारा साइलेंसर है। जो खाली खराब अपशिष्ट बचा, कार्बन डाइऑक्साइड बचा, पानी बचा, वो नाक से क्या होता रहता है, बाहर निकलता रहता है। तो आग भी लगी है जैसे उसमें लगती है, ठीक, उसमें पेट्रोल जलता है, हमारे अंदर खाना जलता है, वो भी धुआं छोड़ते हैं, हम भी छोड़ते हैं, बस हम नाक से हवा छोड़ते हैं। हमारे धुआं में कचरा नहीं रहता इसलिए दिखाई नहीं देता, उनके धुआं में थोड़ा बहुत कचरा रहता है इसलिए हमको वो क्या होता है, दिखाई देता है। तो इसी तरह का एक कार्नो इंजन है। तो सबसे पहले तो ये कार्नो इंजन बनाया एक तरह का कौन सा इंजन है, आदर्श इंजन है। आदर्श इंजन का मतलब ये है कि वास्तव में ये एक इंजन नहीं है, ये कल्पना है, सोची गई कल्पना है। ठीक, ऐसा बनाएंगे तो ऐसा ऐसा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा किस में बदल जाएगी, कार्य में बदल जाएगी। ठीक है, अब इसको बनाने वाला जो वैज्ञानिक है उसका नाम था सादी कार्नो, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, कार्नो इंजन। तो दो चीज़ क्लियर हो गई कि इसमें इसका दूसरा नाम क्या है, आदर्श इंजन है, और इसको बनाया किसने है, सादी कार्नो ने बनाया। अब ये करता क्या है, ये जो है इसकी दक्षता कैसी होती है, अधिकतम होती है। दक्षता का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता। जितना हम इसको देंगे कार्यकारी पदार्थ उतना ही उसमें क्या करेगा, काम करेगा। जैसे मान के चलो कि यदि हम 1 लीटर पेट्रोल एक मोटरसाइकिल में डालें तो 1 लीटर पेट्रोल से यदि 100 किलोमीटर गाड़ी चलना चाहिए, कितना चलना चाहिए, 100 किलोमीटर। लेकिन हमारी गाड़ी कितना चलती है, 60 चल रही है, 70 चल रही है, 45 चल रही है, 30 चल रही है, माने इसकी दक्षता अच्छी नहीं है। यदि वो 1 लीटर में 100 का 100 किलोमीटर चले तो हम कह सकते हैं कि इसकी दक्षता क्या है, अच्छी, अधिकतम है। तो हम ये सोच सकते हैं कि कार्नो इंजन की दक्षता कैसी होती है, अधिकतम होती है। यदि हम इस इंजन का उपयोग कर ले तो ये पूरा का पूरा उस ईंधन का क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो ये कैसा होता है, एक तरह का कैसा दक्षता वाला हो गया, 100% दक्षता वाला हो गया। और ये इसके अंदर जो क्रियाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, उत्क्रमणीय होती हैं, और साथ में ये कैसा इंजन है, ऊष्मा इंजन है। ठीक है, तो चलो इसकी अब परिभाषा करते हैं कि कार्नो इंजन क्या है। एक आदर्श इंजन है जिसे सादी कार्नो ने बनाया, इसकी दक्षता अधिक होती है, इसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, और यह एक तरह का ऊष्मा इंजन है। ये सब कुछ मिला दो, परिभाषा बन जाएगी। यहाँ से भी कह सकते हो वह ऊष्मा इंजन जिसमें उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं, इसकी दक्षता अधिक होती है, इसे एक सादी कार्नो ने बनाया, इसे आदर्श इंजन भी कहते हैं। चाहे ऐसा पढ़ दो और चाहे इधर से पढ़ दो, बात तो नहीं है, इतनी चीज शामिल करना है। आगे पीछे भी लिख सकते हो कि यह आदर्श इंजन होता है, ऊष्मा इंजन होता है, इसमें उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती है, इसकी दक्षता अधिकतम होती है, इसे सादी कार्नो ने बनाया। सबको मिलाओ, एक परिभाषा बना दो। ठीक है, अब इस इंजन के भाग को देख लेते हैं। तो ये 5 भागों का बना होता है। तो यहाँ पर कार्नो इंजन के क्या कर रहे हैं, कार्नो इंजन के भाग। तो जो पहला भाग है मैं यहां से ले लेता हूं, ये वाला भाग। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, स्रोत। ठीक है, स्रोत वो होता है जिससे ऊष्मा मिलती है।
ठीक है। तो जो स्रोत होगा वो कैसा होगा, ज़्यादा गर्म होगा, उसका ताप कैसा होता है, अधिक होता है। तो जैसे आप लोग जब खाना पकाते हो तो गैस जलाते हो, तो गैस जो आंच देता है वो उसका क्या कहलाया, स्रोत कहला गया। और फिर उसमें मान लो पानी उबालते हो तो पानी वो ऊष्मा को ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर स्रोत क्या कहलाया, ये गर्म ऊष्मा का भंडार होता है। क्या होता है, गर्म ऊष्मा का भंडार होता है। इसका ताप क्या होता है, Tn होता है, और उससे ऊष्मा ली जाती है। ठीक है, इसकी ऊष्मा धारिता क्या होनी चाहिए, अनंत होनी चाहिए, तब इंजन काम करता है। माने जितनी हमको ऊष्मा की आवश्यकता है देते रहे तो इंजन भी क्या करता रहेगा, काम करता रहेगा। भाई मोटरसाइकिल में पेट्रोल भी डाले हो और जब वो इंजन चालू नहीं हो रहा है, पेट्रोल जल ही नहीं रहा, तो चलेगा क्या, कब तक चलेगा, कब तक चलेगा वो मोटरसाइकिल। जब तक पेट्रोल रहेगा, इंजन में जलता रहेगा, तब तक वो मोटरसाइकिल क्या होगी, चलती रहेगी। तो मोटरसाइकिल चलाने के लिए जरूरी है कि जो उसका ईंधन है उसकी मात्रा घटनी ना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये गर्म ऊष्मा भंडार होता है। इसका ताप क्या होता है, Tn होता है, और इससे ऊष्मा ली जाती है। इसकी ऊष्मा धारिता क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा ले लेते हैं, यहां पर ये वाला भाग ले लेते हैं, ये है ना, ये वाला भाग। तो इसको हम बोलते हैं सिंक। ये ठंडा ऊष्मा भंडार होता है। ठीक है, इसका ताप क्या होता है, T2। ठीक है, इसको ऊष्मा क्या की जाती है, दी जाती है ना, शेष ऊष्मा कहना चाहिए, जो बची हुई ऊष्मा दी जाती है। इसका भी जो ऊष्मा धारिता है वो कैसी होनी चाहिए, अनंत होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सिंक क्या है, यह ठंडा ऊष्मा भंडार होता है। इसका ताप T2 होता है। इसको शेष ऊष्मा या बची हुई ऊष्मा क्या कर दी जाती है, दी जाती है, और इसकी धारिता भी क्या होती है, अनंत होती है। इंजन में इनके बिना काम ही नहीं होगा, ये चलने चाहिए, जरूरी है। ठीक है, जैसे मान के चलो कि इतने लोग हैं, हम लोग सब लोग सांस छोड़ते हो, कहाँ छोड़ते हो, हवा में। तो ये जो हमारा हवा है, वातावरण है, ये क्या कहलाया, सिंक कहला गया। ये क्या कहलाया, सिंक कहला गया। इसकी धारिता क्या है, अनंत है। सब लोग दे रहे हैं, ये क्या करते जा रहा है, लेते जा रहा है ना, ऊष्मा को क्या कर रहा है, ये लेते जा रहा है। तो कहना चाहिए इसकी धारिता क्या है, अनंत है। यदि आप सोचो कि ये ऊष्मा लेना बंद कर दे तो आदमी मर जाए, हम सांस हमारी ये नाक बंद कर दो, कब तक हम सांस ले पाएंगे, नाक मुंह बंद कर दो तो छोड़ पाएंगे क्या, नहीं छोड़ पाएंगे, तो क्या हो जाएगा, मर जाएंगे। अब ऐसा कमर करना, जो मोटरसाइकिल में साइलेंसर होता है उसको बंद कर दो, अब मशीन को चालू करके देखो, चालू हो जाएगी, नहीं। माने स्रोत भी चाहिए और सिंक भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए, एक ऊष्मा लेने के लिए और जो बची हुई ऊष्मा है उसको क्या करने के लिए, छोड़ने के लिए। ठीक है, इसमें जो तीसरा पार्ट है इसको अब हम बात करते हैं। यहां मैं इसको मिटा देता हूं, तो यहां पर लिख देता हूं तीसरा भाग। ठीक है, तो इसका जो तीसरा भाग होता है वो होता है कार्यकारी पदार्थ। ठीक है, कार्यकारी पदार्थ का मतलब है जो ऊष्मा स्रोत से लेता है और उसको कार्य में बदलता है, और बाकी शेष ऊष्मा को कहाँ ले जाता है, सिंक में। उसको हम क्या बोलते हैं, कार्यकारी पदार्थ। तो जो आदर्श इंजन है, इसका जो कार्यकारी पदार्थ होता है वो क्या होता है, आदर्श गैस। तो कभी कभी यही पूछ देता है कि कार्नो इंजन का कार्यकारी पदार्थ क्या होता है, क्या होता है, आदर्श गैस। और आदर्श गैस दुनिया में है क्या, नहीं है, माने इंजनों नहीं है, सोच तो रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा। ठीक है, तो कार्यकारी पदार्थ इसमें, तो सबसे पहले ये लिख दो, कार्नो इंजन का कार्यकारी पदार्थ आदर्श गैस होता है। ये क्या करता है, स्रोत से ऊष्मा को लेता है और उसको किस में बदलेगा, कार्य में बदलेगा, और शेष ऊष्मा को कहां जाने देगा, सिंक में जाने देगा। इसका काम इतना है। ठीक है, क्या क्या करेगा, स्रोत से ऊष्मा लेगा, उसको कार्य में बदलेगा, कार्य का मतलब इंजन को चलाने में, और जो बचा है उसको किसको दे देगा, सिंक को दे देगा। तो यहाँ ऊष्मा से लेते जाना है, कार्य में बदलना है, जो बचेगा उसको कहाँ पर भेजते जाना है, सिंक में भेजते जाना है। ठीक है, और इसमें कार्यकारी पदार्थ क्या होता है, आदर्श गैस होता है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर हम चौथा कर लेते हैं। जो चौथा भाग है वो है
बेलन और पिस्टन, ये वाला भाग जिसके अंदर कार्यकारी पदार्थ भरा होता है। तो ये क्या होता है, इसमें एक बेलन होता है, बेलन में घर्षण रोधी वायु रोधी क्या लगा होता है, पिस्टन लगा होता है, और इसके अंदर कार्यकारी पदार्थ भरा होता है। इसकी जो अगल बगल की दीवारें हैं वो कैसी होती हैं, रुद्धोष्म, है ना। ये एडियाबैटिक वाल्व का मतलब क्या हो गया, रुद्धोष्म। और जो इसकी आधार होता है वो कैसा होता है, सुचालक। आधार का भाग कैसा रहेगा, सुचालक, ठीक है। और अगल बगल का दीवार कैसा रहेगा, रुद्धोष्म रहेगा। तो चलो अब बेलन और पिस्टन में क्या लिखोगे बताओ। क्या होता है, एक बेलन होता है जिसमें घर्षण रोधी वायु रोधी पिस्टन लगा होता है, इसमें आदर्श गैस भरी होती है, इसकी अगल बगल की दीवारें रुद्धोष्म होती हैं, और जो आधार की दीवार है वो सुचालक होती है। बस इतना लिखना है ये इसका, है ना। अब हमारा जो पांचवा भाग है वो है कुचालक प्लेटफॉर्म, ठीक है। प्लेटफॉर्म का मतलब होता है चबूतरा। जैसे हम स्टेशन में भी जाते हैं ना, तो ट्रेन में चढ़ने उतरने के लिए एक चबूतरा नहीं बना रहता, गांव घर में आदमी चौरा बना देता है, ठीक है। दीवार है बगल में, शाम सवेरे उसमें बैठते हो चौरा, वही चबूतरा क्या कहलाता है, प्लेटफॉर्म कहलाता है, ठीक है। तो ये भी क्या कहलाया, एक प्लेटफॉर्म। और ये प्लेटफॉर्म किससे बना होता है, कुचालक। तो ये कुचालक प्लेटफॉर्म होता है, ठीक। कुचालक पदार्थ से बना हुआ क्या होता है, प्लेटफॉर्म होता है। इस तरह से इसके क्या हो गए, भाग हो गए, ठीक। क्लियर हुआ। तो इसके कितने भाग हो गए, 5। कौन कौन सा, स्रोत गर्म उष्मा भंडार है, ठीक है। सिंक ठंडा उष्मा भंडार है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, कार्यकारी पदार्थ स्रोत से उष्मा लेगा, कार्य में बदलेगा, शेष उष्मा को सिंक में दे देगा। और जो चौथा होता है वो बेलन पिस्टन होता है, और जो पांचवा होता है वो क्या होता है, कुचालक प्लेटफॉर्म। अब इसकी कार्यविधि में चलते हैं। तो यहाँ पर कार्यविधि अब समझ लें, इसको मैं अब हटा दूँ, थोड़ा जगह इसमें कम है, चित्र भी देखना है, इसलिए यहाँ पर देखते जाना है आपको। अब हम बात करते हैं कार्नो इंजन की क्या कार्यविधि, ठीक है। तो कार्यविधि को आप समझना, यहाँ पर ये कार्नो चक्र बना है। ये कार्नो चक्र का मतलब यही है कि इसमें दो जो हैं समतापी प्रक्रम होते हैं, और जो दो हैं वो रुद्धोष्म प्रक्रम होते हैं। समतापी का मतलब देखो, यहाँ पर आप देखोगे तो क्या लिखा है, T1, यहाँ भी क्या लिखा है, T1। ताप बदला है क्या, नहीं बदला। तो ये ऊपर की लाइन किस प्रक्रम को बताती है, ये कैसा है, समतापी, और इसमें होता है प्रसार। ये क्या कहलाएगा, समतापी प्रसार। अब इसमें ताप बदल गया, तो ये वाला जो भाग है ये किसको बताएगा, रुद्धोष्म प्रसार। ये किसको बता रहा है, रुद्धोष्म प्रसार। प्रसार का मतलब फैल रही है गैस, ठीक है। और यहां पर ये जो बता रहा है ये फिर से आ जाएगा समतापी संपीड़न। संपीड़न का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना, आयतन का कम होना, ठीक है। और फिर ये क्या हो जाएगा, रुद्धोष्म संपीड़न। तो इसमें कितने चक्र हो गए यार, 4 चक्र। कौन कौन से, समतापी प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार, समतापी संपीड़न, रुद्धोष्म संपीड़न। तो जो इसकी कार्यविधि है ये 4 चरणों में पूरी होती है, ठीक है। तो एक एक तरफ से देखते हैं। कार्यविधि में सबसे पहला भाग ले लेते हैं क्या, समतापी प्रसार। समतापी प्रसार। अब इसमें समझो समतापी प्रसार में क्या होता है। तो समतापी प्रसार में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास बेलन है उसको हम किसके ऊपर रखेंगे, स्रोत के ऊपर। यहाँ पर ये सुचालक लिखा है, ये भी सुचालक है, माने यहाँ भी ये कोई धातु का बना होगा, ये भी धातु का बना होगा। दोनों को इसके ऊपर रख देंगे तो गर्मी इसमें जाएगी कि ना जाएगी, है ना। मान लो इस बेलन को इसके ऊपर ले जा करके हम ऐसा रख दिए, ये जो बेलन रखा था, तो इसकी गर्मी इसमें चली जाएगी। जब गर्मी जाएगी तो इसकी गैस क्या होगी, फैलेगी, प्रसार होगा। जब प्रसार होगा तो पिस्टन कहाँ जाएगा, ऊपर। ऊपर जाएगा तो इंजन का चक्का घुमाएगा, तो उसमें क्या हो गया, कार्य हो गया, ठीक। तो समतापी प्रसार में क्या लिखेंगे, समतापी प्रसार में लिखेंगे कि बेलन के आधार को स्रोत के ऊपर रखते हैं, जिससे ये ऊष्मा लेता है, और फिर गैस में क्या होता है, प्रसार होता है। हाँ, जिससे यह क्या करता है, कार्य करता है। बस इतना चीज लिखना है। बोलोगे समतापी प्रसार में क्या लिखोगे, बोलो फिर से। हाँ, बेलन के आधार को
हाँ, स्रोत के ऊपर रखते हैं तो यह स्रोत से ऊष्मा लेता है जिससे गैस में प्रसार होता है और यह कार्य करता है। ठीक है, इतना लिखेंगे। तो कितना कार्य करेगा, तो हम लोग कल जो है 3 सूत्र निकाले थे, समदाबी प्रक्रम का निकाले थे, समतापी प्रक्रम का निकाले थे और उद्दोष प्रक्रम का निकाले थे। तो समतापी प्रक्रम का सूत्र देखोगे तो उसमें देखोगे कि क्या लिखा हुआ है, तो वहाँ पर लिखा है W बराबर है ना RT log, है ना, ये क्या हो जाएगा V2 अपॉन V1, क्योंकि इसका आयतन V1 से क्या हो गया V2 हो गया। अब पूरी लाइन समझो, इसमें क्या लिखोगे समतापी प्रसार में, फिर से देख लेते हैं क्या हो जाएगा। बेलन को, आधार को स्रोत के ऊपर लेते हैं, हाँ, जय ऊष्मा को ग्रहण करता है और गैस में प्रसार होता है और हाँ, पिस्टन ऊपर की तरह कार्य करता है या ऊपर की ओर जाता है या कार्य होता है, इतना लिख दिए, जिससे इसकी अवस्था P1 V1 T1 से P2 V2 T2 हो जाती है, T1 हो जाती है। ठीक है, यहां से पढ़ा देना है। क्लियर हो गया पहला। और इसके बाद किया गया कार्य का सूत्र लिख दिए। तो इसकी अवस्था कहाँ गई V2 से, तो V2 अपान क्या हो जाएगा V1, ये सूत्र होता है। और ये ऊष्मा लिया, तो जो ऊष्मा लिया उसका मान क्या हो गया Q1। ठीक है, अब दूसरा हिस्सा हम चलते हैं, क्या है रुद्धोष्म प्रसार। अब रुद्धोष्म प्रसार में क्या करेंगे, ये जो बेलन पिस्टन है उसके ऊपर किसके ऊपर रखेंगे, ये कुचालक प्लेटफॉर्म के ऊपर। अभी हम यहां रखे थे ना, ये वाला सड़क की अब हमको तुरंत कहां रखना है, कुचालक प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो बस यही अब बोल देना है कि अब जो है बेलन को, हाँ, बेलन के आधार को कहां रखेंगे, कुचालक प्लेटफॉर्म में रखेंगे। तो इसमें रुद्धोष्म प्रसार होगा। रुद्धोष्म प्रसार का मतलब थोड़ा सा पिस्टन और बढ़ेगा। ठीक है, रुद्धोष्म प्रसार होगा तो इसकी अवस्था बताओ कहां से कहां चेंज होगी, P2 V2 T1 से P3 V3 T2 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से यहां पर ये बदलाव हो जाएगा। तो किया गया कार्य, अब इसमें भी कार्य का सूत्र निकालना है यार। तो ये मैं W1 कर देता हूं, इसमें W2 कर देता हूं। उसका सूत्र निकाले थे यार, R बटे निकाले थे गामा -1 और क्या निकाले थे T1 माइनस T2, यही सूत्र था, ये लिख लिए। ठीक है, तो बताओ रुद्धोष्म प्रसार में क्या क्या लिखोगे, जल्दी से बोलो। फिर क्या कर रहे हो, बेलन के आधार को कुचालक प्लेटफॉर्म में रखते हैं जिससे रुद्धोष्म प्रसार होता है और गैस की अवस्था P2 V2 T1 से P3 V3 T2 हो जाती है। तो किया गया कार्य, कार्य का सूत्र लिख दिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके ये तीसरे प्रक्रम में। तीसरा प्रक्रम क्या है यहाँ पर, समतापी संपीड़न। तो यहां पर लिख दूं या मैं इसी को नहीं, यहां लिख देता हूं। अब हमारा तीसरा भाग क्या है, समतापी संपीड़न। अब समतापी संपीड़न में हम क्या करेंगे, फिर से अब हम इसको, ये जो है अब इसको किसके ऊपर रख देना है, सिंक के ऊपर। क्रम से चल रहा है, पहले इसके ऊपर रखे, फिर इसके ऊपर रखे, फिर इसके ऊपर रखेंगे। तो अब यहां क्या लिखेंगे कि बेलन के आधार को सिंक के ऊपर रखते हैं तो यह उसकी ऊष्मा को ग्रहण कर लेता है। ठंडा है ना ये, तो ऊष्मा को क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा, जिससे गैस में क्या होगा, संपीड़न की प्रसार, संपीड़न, गैस सिकुड़ेगी, गैस में संपीड़न होगा। तो इसकी अवस्था P3 V3 T2 से P4 V4 T2 हो जाती है। तो किया गया कार्य। फिर से यही सूत्र लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, मैं लिखूं W3, समतापी का सूत्र ये है ना, ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा R, इसमें काम करता हूं, ये T1 था, उस वाले में ताप कैसा था T1, इसमें क्या है R T2। देख लो यहाँ ये T2 है ना, इसकी बात कर रहे हैं। इस वाले अवस्था में क्या है T2, उस वाले में क्या था T1, तो यहाँ T2 लिख दिए। सूत्र को देखते हैं, ये लॉग लिखे। अब यहाँ पर ये V1 से किस में बदला था, V2 में, और ये किससे बदल रहा है, V3 से V4 में। तो यहाँ V4 अपॉन क्या हो जाएगा V3, तो यहाँ पर लॉग V4 अपॉन क्या हो गया V3। ये तीसरा कार्य हो गया। ठीक है, तो अब शब्द बनाओ, फिर से क्या लिखोगे, बेलन के आधार को
सिंक के ऊपर रखते हैं तो यह इस ऊष्मा ले लेता है, सिंक ऊष्मा को क्या करता है, ले लेता है, जिससे गैस में क्या होता है, संपीड़न होता है और उसकी अवस्था P3 V3 T2 से P4 V4 T2 हो जाती है। तो किया गया कार्य, और इस तरह से ये लिख दिए। ठीक है, अब हमारा चौथा जो होता है, चौथा चक्र, वो क्या चलेगा, रुद्धोष्म में संपीड़न। अब ये हो जाएगा W4। अब रुद्धोष्म संपीड़न में फिर से वही लिख देना है, अब इसको फिर से कुचालक इसी में ला के रखना है। हाँ, अभी इसको कहाँ ले, एक बार फर्स्ट वाले में कहाँ रखे थे, इसमें स्रोत के ऊपर, फिर दूसरे वाले में किसके रखे थे, कुचालक के ऊपर, तीसरे वाले में किस में रख दिए थे, सिंक के ऊपर, और चौथे वाले में फिर से कहाँ पर रख देना है, कुचालक के ऊपर। जहां था वहीं का वहीं आ गया, इसलिए तो उत्क्रमणी इंजन बोलते हैं, जहां से चालू हुआ था वहीं से वहीं का फिर आ गया। तो चौथे वाले में फिर से क्या करेंगे, अब यहां से बेलन के आधार को किस में रखेंगे, हाँ, तो इसमें क्या होगा, रुद्धोष्म संपीड़न होगा और गैस की अवस्था P4 V4 T2 से P1 V1 T1 हो जाएगी। तो किया गया कार्य, और कार्य के लिए फिर से यही लिख देंगे W4। ये जो सूत्र है देखो क्या लिखा है, R, फिर क्या लिखा है, गामा -1, और इसमें भी वही ताप है, इसमें T1 T2 है, तो वही हो जाएगा क्या, T1 - T2। इस तरह से ये इसकी कार्यविधि